वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ा था, उसे ठीक से कंप्लीट किया था। आज का जो लेक्चर है हमारा वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली कार्बन कंपाउंड में होता क्या है, कार्बन कंपाउंड में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस किस वजह से आता है उसको आज हमें स्टडी करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम मेनली 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं कंबशन, ओके। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एडिशन, कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपके पास ये 4 कैटेगरीज हैं जिसके बेस पर आप कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं कंबशन के बारे में, ओके। हम कंबशन के बारे में सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे, समझिए इस बात को। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी जो आपका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी आपकी जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, एवरीथिंग विच इज मेड अप ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ये बोला गया है। और हम जानते हैं कार्बन जो होता है वो आपका एक नेसेसरी और एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में भी होता है। यदि इसको हम बर्न करते हैं तो इसमें क्या असर होगा, यही चीज़ आज हमें पढ़नी है कंबशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो कंबशन मीन्स यही होता है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन और कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होता है तो CO2 के साथ साथ वो हीट एंड लाइट को रिलीज करता है। यदि ये कार्बन ना होकर आपका हाइड्रोकार्बन हो जाए CH4, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेगा और उसके बाद क्या रिलीज करेगा, वही CO2 के साथ में क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, साथ में हीट एंड लाइट रिलीज होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बैलेंसिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आपको यहाँ से दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला गया एक हाइड्रोकार्बन है C2H6, ओके, और उसका कंबशन किया गया है, आपको अभी पता नहीं है क्या करना है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक हाइड्रोकार्बन आपका C3H6, उसको आपने हीट किया तो फिर प्रोसेस क्या हुई। एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे C4H6, उसको आपने हीट किया तो क्या होगा। देखिए, तीनों केसेस में डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन मैंने लेने की कोशिश की है। देखिए, C2H6 जो होता है आपका इथीन कहलाता है और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं C3H6 की, 3 का डबल 6, तो ये एक कैसा है, ये इथेन है और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इथीन हो जाएगा। मीन्स ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड है। इसी तरीके से आप C4H6 की बात करेंगे तो 4 का डबल 8 होता है, लेकिन उस पर से भी 2 कम किया 6, इसका मतलब ये क्या है, एल्काइन है, दैट इज इथाइन, दैट इज ब्यूटाइन। एक्चुअली 4 कार्बन का है तो यहाँ 3 कार्बन का होता है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ओके। अब देखते हैं हम, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है आपका। अब आपसे बोला गया C2H6 इन हाइड्रोकार्बन्स को जब हम बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो क्या होता है। आप जानते हैं कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ओके। और ऑक्सीजन जो होता है सिंगल ऑक्सीजन एटम में एग्जिस्ट करता नहीं है, इसीलिए वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है C2H6 में आप क्या करें, रिएक्शन आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होगी, हीट एंड लाइट तो हमेशा रिलीज होती है। लेकिन अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, कैसे समझा सकते हैं इसको। यहाँ पे आप देखिए बैलेंस कैसे कर सकते हैं। जितने आपको कार्बन दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड होती है एरो से पहले, ओके। एरो के बाद आपकी प्रोडक्ट साइड होती है। रिएक्टेंट से पहले आपके जितने भी कार्बन की क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी में आप उसके CO2 का मॉलिक्यूल्स रिलीज कर दीजिए, ओके। उसके बाद जितने भी क्वांटिटी में आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं उसका जस्ट हाफ हाइड्रोजन एटम्स वाटर मॉलिक्यूल्स आप रिलीज कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास 6 हाइड्रोजन एटम थे
6 का हाफ 3, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल आपने यहाँ रिलीज कर दिए। आप हीट एंड लाइट नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, इतना सब कुछ करने के बाद ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 and 3 7। तो टोटल ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी यहाँ पर है वो कितनी आ गई 7। और 7 कैसा नंबर है, एक अनइवन नंबर है, मीन्स ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है आपको पता है, 2 है। तो इसको 7 बनाने के लिए क्या ऐसा कोई डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से 7 आ जाए? 3.5 हो सकता है वो चीज़। ओके, दैट इज 3.5। लेकिन अगर आप 3.5 को ऐसे ना लिखें और इस जितने अनइवन या जितने ऑड ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट साइड में है उतने ही आप ऑक्सीजन जो है 7 जो आपके ऑक्सीजन है वो यहाँ लगा दें, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए इसको। तो इससे जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी आधे नहीं होते, वो पूरे ही होते हैं। ओके, होल नंबर्स में होते हैं पूरे, वो कभी फ्रैक्शंस में नहीं होती है पार्टिकल्स के। आधा मॉलिक्यूल आधे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, इस तरीके से कभी नहीं बोला जाता। एक मॉलिक्यूल या एक मोल किसी पार्टिकल का दूसरे मोल ऑफ किसी पार्टिकल के साथ टकराएगा, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए यहाँ 3.5 ना लिखकर हम 7/2 ऑफ O2 लिख सकते हैं। ऐसे ही C3H6 में देखिए 3 कार्बन है तो इस 3 CO2 रिलीज कर दीजिए, जितने कार्बन उतने CO2 रिलीज। हाइड्रोजन जितने हैं उसके हाफ क्वांटिटी में वाटर निकालिए। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो हाफ क्वांटिटी में वाटर मतलब 3H2। आप जानते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 3 2 ज़ा 6, 6 and 3 7 8 9। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन का टर्म्स कितने हो गए 9, उतना ही यहाँ ऐड कर दीजिए, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 से कर दीजिए। इससे क्या होगा, 2 से 2 अगर कैंसिल होगा तो कितने ऑक्सीजन बचेंगे आपके पास, 9 ऑक्सीजन। और 9 ऑक्सीजन यहाँ पर है, बैलेंस है। C4H6 प्लस O2 कैसे करेंगे, 4, तो 4 CO2 रिलीज करेंगे, प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल आप यहाँ पे रिलीज कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो इससे 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, ऑक्सीजन आइटम कितना हो गया यहाँ पे 11। और यहाँ पे कितना लगा दीजिए 11 और डिवाइडेड किससे कर दीजिए 2, 11/2 O2। यदि आपके पास C2H4 आता तो ऐसे केस में आप कैसे करते, तो आप वही प्रोसेस कीजिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा ये हाइड्रोकार्बन, जितने कार्बन उतने CO2 रिलीज कर दीजिए बेटा, जितने हाइड्रोजन उसका हाफ क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज कर दीजिए। देखिए 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 6 ऑक्सीजन आइटम्स यहाँ पे आपके पास है। यदि आपके पास ये ऑक्सीजन की सिर्फ क्वांटिटी है प्रोडक्ट साइड में इवन में आती है, तो याद रखिए आपको ये ऐसा डिजिट काउंट कीजिए जो 2 से मल्टीप्लाई होकर वो इवन संख्या आ जाए। और ये ऐसा हमेशा होगा, जैसे 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेगी 6 आ जाए 3 से, तो उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ लिख दीजिए, 3 2 ज़ा 6, और आपका पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कंबशन रिएक्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो इसी बेस पर मिलते हैं। सॉरी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में। चलिए एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझते हैं एक्चुअली कंबशन में होता और क्या क्या प्रोसेस है। जैसे आपके पास कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको हमने दिया है नेप्थलीन, ओके, आपको दे दिया है कैम्फर, इसी तरीके से आपको एक अल्कोहल रख दिया सैंपल। ये 3 सैंपल आपके पास A, B एंड C सैंपल। ये जो 3 सैंपल हैं आपको एक स्पैचुला प्रोवाइड किया गया। स्पैचुला आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, चम्मच जैसा होता है, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी एक एक करके सभी की ले ली। ओके, जैसे यहाँ पे भी आपने एक क्वांटिटी इसकी ले ली और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसकी क्वांटिटी आपने डाल ली। क्लियर? और आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया तीनों केसेस में। जब आप इसको हीट करते हैं स्पैचुला के ऊपर बर्न करने की कोशिश करते हैं, तो बर्न करने की वजह से पहली बात आप इसमें 2 चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा। जब आप वो जो फ्लेम है स्पैचुला में, जब वो फ्लेम प्रोड्यूस होगी किन की वजह से, नेप्थलीन की वजह से, कैम्फर की वजह से, अल्कोहल की वजह से, उस फ्लेम के नेचर को आपको पहले स्टडी करना है। नेचर ऑफ फ्लेम, इस फ्लेम का नेचर कैसा होगा, जैसा उसका कलर कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। और इसी तरीके से जो स्मोक, इसमें धुआं, इस फ्लेम में से वो स्मोक प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, ये 2 चीज़ें हमें पता करनी है। आपको ये एक्टिविटी आपको दे रखी है, आपको इसका फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम इसका पता लगा सकते हैं। आप क्या कीजिए, जो आपकी फ्लेम निकल रही है, चाहे वो A केस हो, चाहे वो B केस हो, चाहे C केस हो, ये स्पैचुला है, स्पैचुला के ऊपर आपका कोई केमिकल है, वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और C भी हो सकता है।
इस स्पैचुला के ऊपर जो केमिकल है उसके ऊपर जो फ्लेम निकल रही है उस फ्लेम के ऊपर आप क्या करें, एक मेटल की प्लेट रखने की कोशिश करें, मेटल प्लेट। ओके, जब आप मेटल प्लेट इसके ऊपर रखेंगे तो मेटल प्लेट का जो नीचे इफेक्ट होना चाहिए, इसके इफेक्ट को आप स्टडी करोगे। और इसका इफेक्ट क्या होगा कि इस फ्लेम की वजह से उस मेटल की सरफेस पे क्या कुछ चीज़ डिपॉजिट हुई है, डिपॉजिट हुई है या नहीं, क्या चीज़ डिपॉजिट हुई है। आपको ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है इस एक्टिविटी के ज़रिए। एक्चुअली होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट और समझना पड़ेगा। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं जो एल्केन्स की कैटेगरी में आते हैं, और एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बोला जाता है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं, क्लीन फ्लेम। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलो के साथ ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, और इस ब्लैक स्मोक को हम बोलते हैं सूटी, सूटी फ्लेम। एक ऐसा फ्लेम, ये एक ऐसा फ्लेम होता है सूटी फ्लेम जो काले धुएं के रूप में होता है, फ्लेम के साथ साथ धुआं भी देता है काले रंग का। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा शो करता है, ये बोला जाता है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है ब्लैक फ्लेम निकालने का। और जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो क्लीन फ्लेम निकालता है, क्लीन फ्लेम बोलो या ब्लू फ्लेम बोलो, नीली आंच देता है जो। तो अब हमें ये चीज़ समझनी है कि ये एक्चुअली होती क्यों है प्रोसेस, ब्लैक स्मोक या सूटी फ्लेम, ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन, और क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। देखिए, अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है और वो हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अगर आप उसको फ्लेम में रखते हैं या हीट करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो कंबशन होगा वो कंप्लीट होता है, उसका कंबशन जो होता है वो कैसा होगा, कंप्लीट। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट कंबशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको हीट करोगे तो इसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। एक्चुअली ये जो कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन डिपेंड करता है इनके एस कैरेक्टर के ऊपर, जिसके पास जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन पर समझिए। ऐसा हो जाए कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है और वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। यदि ऐसा हाइड्रोकार्बन आपके पास है और आपने उसको हीट करने की कोशिश की, लेकिन जो कंडीशन है आपकी वो लिमिटेड एयर में है, इसका मतलब लिमिटेड अमाउंट की ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो उस सब्सटेंस, वो हाइड्रोकार्बन का जो आपका कंबशन होगा वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। कैसा कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक से जल नहीं सकेगा, ऑक्सीजन ठीक से मिल नहीं सकेगी। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हमेशा सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। सूटी फ्लेम का मतलब होता है ब्लैक स्मोक के साथ, ब्लैक स्मोक काले धुएं के रूप में जब निकलना शुरू हो जाता है तो उसे सूटी फ्लेम बोलते हैं। लेकिन और ये ऐसा केस आपका ज़रूरी नहीं है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, या फिर इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से यहाँ पर सूटी फ्लेम देता है, इस वजह से हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके कंबशन को इनकम्प्लीट कर दें। ओके, ऐसे ही आप जानते हैं आपके घरों में कैरोसिन होता है, गैस होती है, जो गैस स्टोव होता है, आप जानते हैं कैरोसिन हो गया या गैस हो गई, उसमें जो इनलेट्स लगे होते हैं, इनलेट्स का मतलब जिससे वो फ्यूल हम कैरी आउट करते हैं, वो इनलेट्स एयर के लिए होते हैं। दीज इनलेट्स आर फॉर एयर। और एयर के लिए होते हैं तो इसका मतलब ये जो पाइप लगी हुई है इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन क्या करेगा, एंटर करेगा। अब जब एक नीडफुल क्वांटिटी में ऑक्सीजन एंटर करेगा फ्यूल के साथ, तो वो फ्यूल को अच्छे से मिक्स करेगा अपने साथ ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच
मिक्सचर बन जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन रिच मिक्सचर है उसको जब हम बर्न करेंगे तो बर्न करने पर हमें क्या मिलेगा, एक क्लीन फ्लेम मिलेगी, एक ब्लू फ्लेम मिलेगी। और ब्लू फ्लेम जो होती है वो आपके गैस स्टोव पर दिखती है। आप इस बारे में अच्छे से जानते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो बर्तन हैं वो काले पड़ जाते हैं जब गैस के ऊपर आप रखते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का जो कारण है वो है आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं, वो है आपका कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप सैचुरेटेड के आधार पर या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आधार पर समझाएं इसको। ओके, तो देखिए कैसे होता है। एक्चुअली आप जानते हैं जो आपका, जैसे ही आपका गैस स्टोव है उसमें बहुत सारे इस तरीके से होल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं, माइन्यूट होल्स। और आपका जो ये सिलेंडर्स वगैरह जो लगे होते हैं उस सिलेंडर में आपका फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह होती हैं। तो इसमें जो आपका फ्यूल भरा होता है एलपीजी, इसमें कुछ कंटेंट आपका नाइट्रोजन का भी होता है और कुछ कंटेंट इसमें क्या होता है, सल्फर भी होता है। जब ये होल्स के थ्रू ऑक्सीजन पूरी तरीके से जाने की कोशिश करती हैं तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होना शुरू हो जाता है जब हम इसको इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट करने के बाद जब कंप्लीट कंबशन होता है, जो ये जो फ्लेम्स निकलती हैं ये ब्लू कलर की निकलेंगी। इसका मतलब नॉन सूटी फ्लेम, एक ऐसा फ्लेम देगा जिसमें से धुआं नहीं निकलता, तो नॉन सूटी फ्लेम देगा। अब इसके ऊपर अगर आप बर्तन रखते हैं, कोई फ्राई पैन वगैरह, तो इसके नीचे आपका कोई भी ब्लैक स्मोक का डिपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कंबशन कंप्लीट हो चुका है। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि उसी गैस स्टोव में आप दोबारा से बर्तन रखने की कोशिश करते हैं तो उसके नीचे जो आपका डिपोजिशन मिलेगा वो ब्लैक स्मोक दिखने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मीन्स ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है इस ब्लैक स्मोक का? एक्चुअली क्या है कि आपकी कंडीशन सेम थी, वही एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, उतना ही फ्यूल उसमें यूज़ हो रहा है, उतना ही जल रहा है, लेकिन अब जो फ्यूल जितना पहले जल रहा था कंप्लीट ऑक्सीजन के अंदर जाने की वजह से वहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा था, अब यहाँ पर वो होल्स क्या हो चुके हैं, कुछ होल्स ब्लॉक हो चुके हैं। जब होल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट की जो ऑक्सीजन है, लिमिटेड ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड होती है। जब लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो कंबशन कैसा हो जाएगा बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा। और ये इनकम्प्लीट कंबशन किसका होगा, उस फ्यूल का होगा। और जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो इसका मतलब फ्यूल की बर्बादी है। इसका मतलब फ्यूल उतना ही यूज़ हो रहा है लेकिन रिजल्ट कम दे रहा है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि समय समय पर हमें अपने गैस स्टोव वगैरह साफ़ करते रहने चाहिए। किस चीज़ के लिए, टू ओवरकम द एक्सेस यूज ऑफ अवर फ्यूल। ओके, आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कई सारे ऐसे, एक्चुअली फ्यूल की बात करते हैं। आपने कभी सुना होगा कि वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विथ और विदाउट फ्लेम? जो सब्सटेंसेस होते हैं कुछ, या सब्सटेंसेस का मतलब ये हो गया कि आपके पास फ्यूल रिसोर्सेस है, जैसे आपके पास कोल हो गया या वुड हो गया, लकड़ी जलाते हैं आप लोग, इसको हम चारकोल भी बोलते हैं। ओके, कोल हो गया, वुड हो गया, या दूसरी तरफ आप ले लें, आपके पास एक जलता हुआ कैंडल, उसकी फ्लेम है और इसको हम कैंडल बोलते हैं। ओके, अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए काफ़ी है। और या हम एलपीजी की बात करते हैं, और एलपीजी आपका गैस स्टोव में आपका यूज़ होता है, आप जानते हैं। ओके, बोला जाता है कि जो एलपीजी या कैंडल्स होते हैं जब वो जलाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, दे बर्न विथ, क्या फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं? जी हाँ, वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। गैस चूल्हे में आंच निकलती है, वैसे कैंडल में भी एक लौ आपको दिखती है, वो फ्लेम कहलाती है। कैंडल में आपको जोन दिखेंगे, येलो ब्लू जोन दिखेंगे इस तरीके से। ब्लू जोन का मतलब क्या है वहाँ पर, और येलो जोन का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। जैसे कैंडल है, कैंडल में आपकी एक दो जोन्स होती हैं, एक होती है ब्लू जोन, एक होती है येलो जोन। अब ऐसा क्यों है कि ये जोन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है? एक्चुअली जो हीट है, जहाँ ऑक्सीजन कंप्लीट क्वांटिटी में मिल रही है इसको बाहर की लेयर में, तो बाहर की लेयर में जितना भी वो फ्यूल हमें मिल रहा है वो फ्यूल पूरी तरीके से बर्न हो जा रहा है। इसका मतलब वहाँ पर कैसा कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है।
जिस वजह से वो कैंडल की जो ब्लू फ्लेम है वो हमें दिख रही है। इसी तरीके से येलो फ्लेम इसलिए दिख रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ठीक से नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी है कैसी है, लिमिटेड है, जिस वजह से वहाँ पर कौन सा कंबशन हो रहा है बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ओके, तो ये बात तो इस चीज़ की थी। ऐसे एलपीजी में है, गैस स्टोव के बारे में अभी आपको समझाया जहाँ पे कि होल्स ब्लॉक हो जाते हैं तब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का। ओके, अदरवाइज वो ब्लू फ्लेम देता है और ये फ्लेम के साथ क्या होते हैं, जलते हैं। लेकिन आपने कभी देखा कोल या चारकोल को, आप जानते हैं अगेठी के बारे में, सर्दियों में जब हम कोयला और चारकोल जो होता है उसको हीट करते हैं तो आप अगेठी में देखेंगे इस तरीके से, जो इसमें आपकी दिखेंगी उसमें आपको फ्लेम नहीं दिखेंगी, फ्लेम नज़र नहीं आएंगी इसमें आपको, लेकिन इसमें से हीट जो है ज़रूर आपको महसूस होगी। ठीक है ना। ये क्या करता है, ये लाल जलने की कोशिश करता है, रेड हॉट, और वो हीट रिलीज करता है, लेकिन उसमें कोई फ्लेम नहीं होता। ये रेड हॉट भी हो जाता है, हीट अप होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर पाता, चाहे कोल की बात करें चाहे चारकोल की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है, मीन्स द बर्न विदाउट फ्लेम, द बर्न विदाउट फ्लेम। किसकी बात कर रहे हैं, चारकोल की बात कर रहे हैं, वुडन चारकोल या कोल की बात। लेकिन एलपीजी केस में क्या था बेटा, एलपीजी या कैंडल के बेस में द बर्न विद फ्लेम। ऐसा आखिरकार हो क्यों रहा है, एक्चुअली होता क्या है, जो फ्लेम होता है, जो फ्लेम होता है आपका, जो कोई भी आपकी जो आंच दिखती है आपको, आग जो फ्लेम होती है उसकी, वो क्या होती है, वो तभी जलती है जब गैसियस सब्सटेंस जो होता है वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। जब कोई गैसियस सब्सटेंस, फ्लेम कब दिखती है, फ्लेम तब दिखती है जब किसी सब्सटेंस में, किसी सब्सटेंस में अगर गैसियस या वोलेटाइल नेचर होगा। इसका मतलब यदि आपके पास कोल है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, यदि आपके पास कोल है तो आप कोल के जब स्टार्ट में इसको इग्नाइट करने की कोशिश करते हो, इग्नाइट करने के बाद इस कोल में से हल्की हल्की फ्लेम ज़रूर निकलती है, लेकिन ये फ्लेम निकलती है बिगिनिंग में। और ये जो फ्लेम होता है, ये फ्लेम इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि इस कोल के चारों ओर कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस की कोटिंग थी, और जब तक ये वोलेटाइल सब्सटेंस रहेगा तब तक वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। कुछ समय बाद कोल के बाहर के जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जिस वजह से बाद में वो क्या करते हैं, विदाउट फ्लेम हीट कंटिन्यूसली हमें देते हैं, विदाउट फ्लेम। क्लियर। इस यही कारण है जिस वजह से आपके जो कोल और वुड होते हैं वो आपके विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं, और आपके जो एलपीजी कैंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे बर्न विथ फ्लेम। और जहाँ कंप्लीट ऑक्सीजन मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन कहलाता है। उसी तरीके से ऐसे सब्सटेंसेस जहाँ पर एक दूसरे के एटम्स आपस में टकराएं और एटम्स टकराने की वजह से वो ग्लो करने लग जाएं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं, कोई भी आप गैसियस सब्सटेंस ले ली उसमें एटम्स कहलाएंगे आपके, वो जो एटम्स होते हैं उनको जैसे हीट किया जाएगा वो क्या करने लगेंगे, वो कलर प्रोड्यूस करने लगेंगे। जैसे एक दूसरे टकराएंगे या इनको आउटर सोर्स दिया जाएगा तो ये हीटअप हो जाएंगे, ये एटम्स के जो एटम्स है गैसियस सब्सटेंसेस के हीटअप होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने शुरू हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने की वजह से क्या होता है, इसमें ये एक वेवलेंथ, एक विजिबल रेंज की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, विजिबल रेंज की लाइट को। एक्चुअली होता क्या है कि जो गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो एटम्स क्या करने लगते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो हीटअप होकर वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है बेटा, तो उस वक्त वो विजिबल रेंज की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसको रिफ्लेक्ट करता है, वही कलर हमें शो होता है। तो ऐसे प्रकार के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम ल्यूमिनस सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम। और ऐसे प्रकार से देने वाले फ्लेम्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। क्लियर। तो ल्यूमिनस सब्सटेंसेस वो होते हैं जो ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं, उनके कलर्स होते हैं। और यही कलर क्या होते हैं, उन एलिमेंट्स को
प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा अलग कैरेक्टराइज करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी कैसी होती हैं, डिफरेंट होती है। जैसे आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट में आपके पास एटम्स जो होंगे वो क्या होने लगेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। जब ये हीटअप हो जाएंगे तो हीटअप होने के बाद क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो विजिबल रेंज की वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वही हमें क्या होगी, उसकी विजिबल होगी। अब ये होता कैसे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, आपके पास एक ग्राउंड स्टेट होती है और आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने हीटअप किया तो ये एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। ये कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो कुछ समय बाद रहने के बाद वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। इस दौरान इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इस वक्त विजिबल रेंज की एनर्जी को या विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ होती है उसको वो क्या करने की कोशिश करता है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। आप जानते हैं विबग्योर किस तरीके से होता है, VIBGYOR, और ये विजिबल रेंज की लाइट के साथ आपके लाइट के पार्ट्स हैं। ओके, और आप जानते हैं ये आपका ऑलमोस्ट 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ ये ऑलमोस्ट 7500 एंगस्ट्रॉम तक जाता है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में इधर से लेके इधर तक की लाइट को वेवलेंथ जो होती है उसकी एब्जॉर्ब करता है। लैम्डा, इसको हम लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं। इससे इस रेंज की लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अगेंस्ट जो अपना वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर हमें क्या होगा, दिखेगा।